उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स पार्ट 5। इससे पहले 4 वीडियो है वो चैनल पर आ चुके हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे, क्योंकि ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS, KVS, NVS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC। आज की वीडियो में हम करेंगे बिडिंग सिस्टम। बिडिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने करे थे मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट। 5 टाइप के मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट थे, जिसमें ओपन टेंडर्स, प्रोक्योरमेंट थ्रू सेलेक्टेड सप्लायर्स, प्रोक्योरमेंट विदाउट कॉलिंग टेंडर, और 5वां था मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। आज के टॉपिक में हम कर रहे हैं बिडिंग सिस्टम। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्रिटिकलिटी, टेक्निकल ऑफ रिक्वायरमेंट, क्रिटिकलिटी ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ source and value of procurement, following types of bidding system may be used। कौन कौन से टाइप के हैं? पहला सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम, सेकंड 2 स्टेज बिडिंग सिस्टम, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ई प्रोक्योरमेंट, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन RA, एंड फिफ्थ वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम बाई DGS एंड D। तो 5 स्टेज हैं, 5 टाइप के बिडिंग सिस्टम है। हम डिटेल में करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले हम कर रहे हैं सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम। इन सिंगल स्टेज बिडिंग all bids are invited in a single envelope or in multiple envelopes systems। The bidding system is suitable where technical requirements are simple or moderate, capability of source of supply is not too crucial and the value is not too high। तो इसके लिए हम करते हैं सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम। सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम में पहला टाइप है सिंगल स्टेज सिंगल एनवलप सिस्टम, मतलब एक ही स्टेज है और एक ही एनवलप है, उसमें हम बिड तैयार करेंगे। सिंगल स्टेज सिंगल एनवलप का मतलब है कि एक बार में और एक ही एनवलप में हमें बिड इंक्वायरी है वो कंप्लीट करनी है। कंडीशंस क्या है? वेयर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर क्लियर, the eligibility, technical, commercial and financial details are submitted together in the same envelope। This is the simplest and the quickest bidding system। The lowest responsive priced bid that meet the eligibility criteria, technical and commercial requirement laid down in the bid documents is cleared as successful। मतलब एक ही लिफाफे के अंदर सारे टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल डिटेल है वो इनवाइट की जाती है, और जो लोवेस्ट रिस्पॉन्सिव है उसको सक्सेसफुल बिडर के रूप में टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। सेकेंड टाइप है सिंगल स्टेज बिडिंग सिस्टम में सिंगल स्टेज 2 एनवलप सिस्टम, 2 बिड सिस्टम जिसको कहते हैं। इन टेक्निकली कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स बट वेयर कैपेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई इज स्टिल नॉट क्रूशियल एंड वैल्यू इज नॉट लो, मतलब मॉडरेट टाइप का होगा। द टेंडरर्स शुड बी आस्क्ड टू bifurcate their quotation in 2 envelopes। The first envelope, called the techno commercial bid, contains the eligibility, technical quality and performance aspects, commercial terms and conditions। पहले लिफाफे में ये देना होगा, सबमिट करना होगा। दूसरे लिफाफे में इन द सेकेंड एनवलप called the financial bid, the price quotation along with other financial details are submitted। Both the envelopes are to be submitted together in a sealed outer envelope। 2 अलग अलग लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा है टेक्नो कॉमर्शियल बिड और दूसरा फाइनेंशियल एनवलप। दोनों को एक कॉमन एनवलप में, आउटर एनवलप में पैक करके, सील करके और सबमिट किया जाता है। If required, technical specifications and techno-commercial conditions should be modified in pre-bid conference। जो प्री-बिड कॉन्फ्रेंस होगी वहां सबसे पहले टेक्नो कॉमर्शियल बिड एनवलप है वो ओपन किया जाएगा, और अगर आवश्यकता हुई तो मॉडिफाई किया जा सकता है, करवाया जा सकता है कि आप अपनी ये रिक्वायरमेंट है उनको मॉडिफाई करिए। आप अपने स्पेसिफिकेशंस है या दूसरी टर्म्स कंडीशंस है उनको मॉडिफाई करिए अकॉर्डिंग टू
procuring entity. The techno-commercial bids are to be opened in the first instance on the bid opening date and time and scrutinized and evaluated by the technical committee. Thereafter, the financial bids of only the techno-commercially qualified bids will be opened. जो टेक्नो कमर्शियली क्वालिफाइड होंगे या स्पेसिफिकेशन में फिट बैठते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके ही फाइनेंशियल बिड सेकंड लिफाफा है वो ओपन किया जाएगा. इन ई प्रोक्योरमेंट फाइनेंशियल बिड्स ऑफ टेक्निकली नॉन कॉम्प्लिएंट ऑफर्स वुड नॉट गेट ओपनड. ई प्रोक्योरमेंट में जो फाइनेंशियल बिड है उसको ओपन ही नहीं किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन है हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको जरूरतों को हमारे अनुसार पूरा कर रहे नहीं कर रहे हैं. थर्ड टाइप है single stage multiple envelope system with pre-qualification, where the procurement is moderately complex. Instead of a separate stage of pre-qualification bidding in the first instance on the bid opening date, only the pre-qualification bid envelopes also containing the EMD and other eligibility documents are opened and evaluated to shortlist the responsive bidders who pass the pre-qualification. Rest of procedure is same as two envelope system for only qualified bidders. Rest two envelopes of unqualified bidders are returned unopened to the respective bidders by registered acknowledgement due reliable courier or any other mode with proof of delivery. यहाँ पर मल्टीपल एनवलप्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं. सबसे पहले प्री क्वालिफिकेशन बिडिंग के लिए उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, सप्लाई है, सारी चीजें प्री क्वालिफिकेशन बिड में ऑब्जर्व की जाएंगी. उसी लिफाफे में ईएमडी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, और अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट या प्रोक्योरिंग एंटिटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठते हैं तो आगे की प्रोसेस है वो सेम दोनों लिफाफे ओपन किए जाएंगे. अदरवाइज अनक्वालिफाइड जो बिडर है उनके एनवलप्स हैं वो अनओपन्ड ही रिटर्न कर दिए जाएंगे. प्री क्वालिफिकेशन बिडिंग सिस्टम क्या है मल्टीपल एनवलप सिस्टम में? इन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स वेयर कैपेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई इज क्रूशियल besides considering techno commercial suitability, it is necessary to ensure that competition is only among bidders with requisite capabilities matching the challenges of the task. मतलब सिर्फ जो हमारे टास्क को हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं उन्हीं को प्री क्वालिफिकेशन बिडिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा. प्री क्वालिफिकेशन बिडिंग कंडीशंस क्या हैं? टेंडरर्स आर शॉर्ट लिस्टेड बाई यूजिंग ए प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरियन. कौन कौन से क्राइटेरियन है? फर्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, क्या हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है या नहीं. थर्ड है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ prior to the issue of the bid document exclusively to shortlisted bidders in the second stage. Pre-qualification bid PQB should meet the norms of transparency, fairness and maintenance of competition. Fourth, PQB bidding as a separate stage is contraindicated in the following circumstances. First, where procurement can be done through limited tender inquiries. Second, where the procuring entity has at least 3 registered bidders. Third, where the requirement is technically and commercially simple enough that pre-qualification of bidder is not crucial for the performance of the contract. Where the procurement is moderately complex and the time, effort and money required from the bidder to participate in a tender is not very high. तो ये सब प्री क्वालिफिकेशन में टर्म और कंडीशंस है वो देखे जाएंगे. प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरियन शुड बी अनरिस्ट्रिक्टिव इनफ सो एज नॉट टू लीव आउट इवन वन कैपेबल वेंडर कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिव इनफ नॉट टू अलाउ इवन वन इनकैपेबल वेंडर कॉन्ट्रैक्टर. मतलब जो योग्य है उसको छोड़ना नहीं है और जो अयोग्य है उसको एक को भी शामिल नहीं करना है. किसमें? प्री क्वालिफिकेशन बिडिंग में. ए मिसजजमेंट इन ईदर डायरेक्शन में बी डेट्रीमेंटल टू एनकरेज एमएससी पास्ट सक्सेसफुल बिडर्स. ए कॉल में बी टेकन वेदर पीक्यूसी शुड अप्लाई टू फुल क्वांटिटी पैकेज और बी प्रोपोर्शनल टू पार्ट quantity package quoted by a bidder. PQC should therefore be carefully decided for each procurement with the approval of competent authority for acceptance of the tender. प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरियन में ये बताया गया है कि ना तो
कोई योग्य सक्षम कॉन्ट्रैक्टर वेंडर छूटना चाहिए और एक भी अयोग्य असक्षम वेंडर कॉन्ट्रैक्ट है वो शामिल नहीं होना चाहिए। साथ में ही एमएसई को भी शामिल करना है और पास्ट सक्सेसफुल बिडर है उनको भी देखना है। और यहाँ पर अगर बिडर है, एमएसई है, कोई पार्ट या क्वांटिटी में प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट करने चाह रहे हैं तो उनको भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है मल्टीपल स्टेज एनवलप सिस्टम विद प्री क्वालिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन पीक्यूबी के लिए करना होगा। द इन्विटेशन फॉर पीक्यूबी शैल बी प्रोसेस्ड, एडवर्टाइज्ड, बिड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, पब्लिसिटी इन इवेल्युएशन and so on in the same manner as a normal GT or OT as the situation calls for tender ensuring the widest possible coverage. The PQC and evaluation criterion should be notified clearly in the PQB documents. Advertisement and notification में आगे क्या बताया गया है? The pre-qualification bid document should also indicate a complete schedule of requirements for which this PQB is being done. A minimum period of 45 days may be allowed for the submission of PQB. In the case of urgency duly approved by competent authority, the time limit may be reduced to 30 days. मतलब पीक्यूबी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया है, नोटिफिकेशन किया है, उसके लिए पीक्यूबी सबमिट करने का 45 दिन का समय है, परंतु बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो 30 दिन के अंदर ही पीक्यूबी है वो सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है। पीक्यूबी आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन। At least in high value and critical procurements, the credential regarding experience and past performance submitted by the successful bidder may be verified as per eligibility criteria. The procuring entity shall evaluate the qualification of bidders only in accordance with the PQC प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरियन के अनुसार इवेल्यूट करना है। सबसिक्वेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर द प्री क्वालिफिकेशन शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड फॉर ए सिंगल सबसिक्वेंट प्रोक्योरमेंट विद इन दिस पीरियड it is desirable that the time gap between the pre-qualification approval and floating of the linked main procurement tender is less than 6 months. मतलब ये सारी प्रोसेस है 6 महीने के अंदर कंप्लीट करनी नहीं है। प्री क्वालिफिकेशन बिडिंग है और साथ में प्रोक्योरिंग प्रोसेस है, फाइनल टेंडर अवार्ड करने के बीच का गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड टाइप 2 स्टेज बिडिंग, expression of interest tenders, market exploration. Here the equipment planned to be procured is of complex nature. It would be prudent to invite a 2-stage expression of interest EOI bids and proceeds to explore the market and to finalize specifications based on technical discussions, presentations with the experienced manufacturer supplier in फॉलोइंग सिचुएशंस। 2 स्टेज बिडिंग में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है EOI और मार्केट एक्सप्लोरेशन में कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी। फर्स्ट, इट इज नॉट फिजिबल फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट without receiving inputs regarding its technical aspect from bidders. Second, the character of the subject matter of procurement is subject to rapid technological advances or market fluctuations or both. Third, the procuring entity seeks to enter into a contract for the purpose of research, experiment, study or development except where the contract includes the production of requirements in quantities sufficient to establish their commercial viability or to recover research and development cost. Fourth, the bidder is expected to carry out a detailed survey or investigation and undertake a comprehensive assessment of risk, cost and obligations associated with the particular procurement. ये सारी चीजें हैं वो सिचुएशंस में हम 2 बिड सिस्टम में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करेंगे। The procedure for 2 stage bidding shall include first
In the first stage of the bidding process, the procuring entity shall invite EOI, expression of interest bid containing the broad objectives, technical and financial eligibility criteria, terms and conditions of the proposed procurement, etc. without a bid price. Bid price नहीं है, अभी हमें चाहिए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स कंडीशंस है, इनको फर्स्ट स्टेज में हम जांचेंगे. On receipt of the expression of interest, technical discussions, presentations may be held with the shortlisted manufacturers, suppliers based on the discussion presentation so held. One or more acceptable technical solutions could be decided upon laying down detailed technical specification for each acceptable technical solution, quality benchmarks, warranty requirements, delivery milestone, etc. In revising the relevant terms and conditions of the procurement if found necessary as a result of discussion with the shortlisted bidders, the procuring entity shall not modify the fundamental nature of the procurement itself. मतलब जो फर्स्ट स्टेज में जब जांच कर रहे हैं बिडर्स की, क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है, टर्म्स कंडीशंस है, उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो रिवीजन हम कर सकते हैं, परंतु फंडामेंटल जो नेचर है प्रिक्योरमेंट का उसको टोटली हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कि सब कुछ बदलाव कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता. सेकंड है, in the second stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bid at the first stage were shortlisted. जो पहली स्टेज में शॉर्ट लिस्टेड हो गए या सक्सेसफुल हो गए, उन्हीं से सेकेंड स्टेज के लिए बिडिंग प्रोसेस है उनको शामिल किया जाएगा. एनी बिडर इनवाइट टू बिड बट नॉट इन ए पोजीशन टू सप्लाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द स्पेसिफिकेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस may withdraw from the bidding proceedings without forfeiting any bid security. जो शुरुआत में सेलेक्ट किए और कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए, कुछ चेंज हो गए स्पेसिफिकेशन, टर्म कंडीशंस में, तो सेकेंड स्टेज में जो शॉर्ट लिस्टेड बिडर है उनमें से अपने नाम को वापस लिया जा सकता है, अपने आप को बिडिंग सिस्टम से विड्रॉ किया जा सकता है और उनकी बिड सिक्योरिटी है वो खत्म नहीं होगी, मतलब लौटा दी जाएगी. If the procuring entity is of the view that after EOI stage there is likelihood of further participation by many more bidders and to avoid getting trapped into a legacy technology, the second stage bidding may not be restricted only to the shortlisted bidders of EOI stage and it may be so declared in the EOI document ab initio. मतलब ये भी कहा गया है कि पहली स्टेज में जो शामिल नहीं हुए हैं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सेकंड स्टेज के लिए शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो इतने परिचित नहीं है टेक्नोलॉजी से, तो सेकंड स्टेज में भी शामिल किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, देयर आफ्टर इन द सेकंड स्टेज नॉर्मल ओटी जीटी बिडिंग में बी डन. सच वेरिएंट ऑफ ईओआई इज कॉल्ड नॉन कमिटल ईओआई. उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कमिटल ईओआई, जो सेकेंड स्टेज में शामिल हो रहे हैं. इन्विटेशन ऑफ ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, टेंडर्स. द ईओआई शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, ए कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द रिक्वायरमेंट. दिस इंक्लूड्स ए brief description of objectives and broad scope of the requirement and validity period of empanelment. Third, instructions to the bidders. This may include instruction regarding the nature of supply, fees for empanelment, last date of submission, place of submission. ये EOI में शामिल करने पड़ेंगे. Fourth point है formats for submission. This section should specify the format in which the bidders are expected to submit their EOI. The EOI document should be made available to the interested bidders as a hard copy as well as on its website in a downloadable form. 6. Eligibility criteria. The invitation to EOI should clearly lay down the eligibility criteria which should be applied for shortlisting. Supporting documents required need to be clearly mentioned. Or 7th है evaluation of EOI. The bidders should be evaluated for shortlisting
inter alia based on their past experience of performance. EOI में ये सारे पॉइंट्स हैं वो शामिल करने होंगे। नेक्स्ट टाइप है बिडिंग सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, पॉपुलरली नोन एज ई प्रोक्योरमेंट. It is mandatory for ministries department to receive all bids through e-procurement portal in respect of all procurements. Ministries departments which do not have a large volume of procurement or carry out procurements required only for day-to-day running of offices and also have not initiated e-procurement through any other solution provided so far may use e-procurement solution developed by NIC. This instruction will not apply to procurement made by ministries department through DGS and D rate contracts. मतलब ई प्रोक्योरमेंट में ये जो DGS एंड डी के थ्रू रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं उनको ये ई प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता नहीं है. इन इंडिविजुअल केसेस वेयर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक considerations demands confidentiality, ministry departments may exempt such cases from e-procurement after seeking approval of concerned secretary and with concurrence of financial advisors. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई प्रोक्योरमेंट के लिए जहां पर देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो या कॉन्फिडेंशियल आइटम खरीदने होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ई प्रोक्योरमेंट के थ्रू परचेज करें, परंतु उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और फाइनेंशियल एडवाइजर से अनुमति लेनी होगी. इन केस ऑफ टेंडर फ्लोटेड बाय इंडियन मिशन अब्रॉड, competent authority to decide the tender may exempt such case from e-procurement. National Informatics Center NIC has an e-procurement portal called Government e-procurement of NIC, GEP-NIC जिसको कहते हैं. तो जो टेंडर विदेशों में मिशन के लिए लागू किए गए हैं तो उस स्थिति में जहां पर इंडियन मिशंस के लिए दूसरे देशों में टेंडर है वो मंगाए जा रहे हैं तो ई प्रोक्योरमेंट से उनको एग्जेम्प्ट किया गया है. चौथा टाइप है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, RA. इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन इज ए टाइप ऑफ ऑक्शन क्लासिफाइड एज डायनेमिक प्रोक्योरमेंट मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट है. The shortlisted bidders can, after the start of RA, start bidding online in an interactive process wherein the lowest bidder at any given moment can be displaced by an even lower bid of a competing bidder within the duration of the RA. इसमें कोई भी भाग ले सकता है RA में, रिवर्स ऑक्शन में, और यहाँ हटाया भी जा सकता है. लोअर जो बिडर है उसको रिमूव किया जा सकता है. If a new lower bid is received within last few minutes, say 2 minutes of closing time, the closing time may get automatically extended by few minutes, say 5 minutes for others so respond. Maximum number of such extension may be stipulated, say 5. कहने का मतलब है कि लास्ट 2 मिनट में मिनिमम रिस्पॉन्सिव रेट है वो L1 आ जाती है, तो उससे नीचे रेट देने के लिए समय देना होगा तो 5 मिनट समय बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो लोवेस्ट रिस्पॉन्सिव है उससे भी नीचे वाला कोई आ रहा है तो उसको इस तरीके से 5 बार एक्सटेंशन है वो दिया जा सकता है RA में. The most favorable bid at the end of stipulated extended time is declared as successful bidder. While permitting use of RA, CBC has asked the departments organizations to themselves decide on reverse auction for purchase or sale and work out the detailed procedure in this regard. मतलब आप रिवर्स ऑक्शन कर रहे हैं तो CBC है आपसे पूछ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन है आपसे पूछ सकता है कि ये जो रिवर्स ऑक्शन है वो रखा गया है तो किस आधार पे रखा गया है और उसमें मिनिमम प्राइस क्या रखी गई है, क्या कंडीशंस रखी गई हैं, वो सारी जानकारी लेनी होगी. और पूरा प्रोसेस है वो CBC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देना होगा. ए प्रोक्यूरिंग एंटिटी में चूज टू procure a subject matter of procurement by the electronic reverse auction method if first items for reverse auction may be selected carefully, items of strategic, critical and vital nature, items in short supply in market and where there
are only a few suppliers are not good candidates for reverse auction. ये सब जांचना जरूरी है कि कुछ लोगों ने लोवेस्ट प्राइस दे दी परंतु वो तो सप्लाई करने के योग्य नहीं है, अक्षम होंगे या सप्लाई करने में संशय होगा। सेकंड, इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोक्योरमेंट। Third, there is a competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction so that effective competition is ensured. Fourth, the criteria to be used by the procuring entity in determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms. Fifth, in cases where pre-qualification of bidders is considered necessary, reverse auction may be carried out after a separate PQB, electronic or otherwise among the successful bidders only. अगर PQB किया गया है तो उनके लिए जो शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर वेंडर हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है वो किया जा सकता है लोवेस्ट प्राइस प्राप्त करने के लिए। और पांचवा लास्ट तरीका है वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम बाई DGS एंड डी। एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इज ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स साइट वेयर product or services are offered by a number of sellers and all the buyers can select the product services offered by any one of the seller based on his own criteria. DGS and D has developed an online government e-marketplace for common use goods and services. The procurement process on GEM is end-to-end from placement of supply order to payment to suppliers. All the process will be electronic and online. The procurement of goods and services by ministries or departments will be mandatory for goods or services available on GEM. मतलब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है कि जेम के थ्रू मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो खरीदी करें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर लिस्टेड ऑन जेम बाय वेरियस सप्लायर्स एज ऑन अदर ई कॉमर्स portals. The registration of suppliers on GEM is online and automatic based on PAN, MCA 21, Aadhaar authentication, etc. The suppliers will offer their product on GEM and the government buyer will be able to view all the products as well as compare them. Tools of reverse bidding and e-auction are also available which can be utilized for the procurement of bulk quantities. Demand aggregation, the best price to a user can be available if same requirement demands of various organizations are aggregated. This act as an incentive for the supplier to quote their best prices. मतलब सेम रिक्वायरमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज की आती है तो DGS एंड डी है उनको बल्क में या एग्रीगेट करके और जो सक्सेसफुल बिडर है सप्लायर है उससे साथ में मंगा सकते हैं जिससे अच्छी प्राइस मिल सके। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, DGS, D or any other agency authorized by the government will host an online government marketplace GEM for common use goods and services. जेम के थ्रू जो परचेजिंग हम कर रहे हैं तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स फॉर सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। क्या गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं? द क्रेडेंशियल ऑफ सप्लायर ऑन जेम शैल बी सर्टिफाइड बाय DGS एंड D. The GEM portal shall be utilized by the government buyer for direct online purchase as under. कौन कौन सी कंडीशंस में कितने रुपए तक क्या खरीदी कर सकते हैं? पहला, अप टू ₹50,000 थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर ऑन द जेम। जेम से 50,000 तक किसी से भी खरीद कर सकते हैं। सेकंड, ₹50,000 to 30 lakh through the gem seller having lowest price of at least 3 different manufacturers on जेम। जेम पर 50,000 से 30 लाख की खरीदी है वो लोवेस्ट प्राइस से ली जाएगी जहां डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, ऑलरेडी अवेलेबल है और कम से कम 3 लोगों की लोवेस्ट प्राइस है उनको कंपेयर करके खरीदी करेंगे। क्या कंडीशन में? 50,000 से 30 लाख तक।
above rupees 30 lakh through the supplier having lowest price meeting the requisite quality specification and delivery period after mandatorily obtaining bids using online bidding or reverse auction tool provided on GEM। 30 लाख से ऊपर खरीदी कर रहे हैं तो वहां पर हमें बिड इनवाइट करना पड़ेगा, टेंडर जारी करना पड़ेगा और टेंडर रिसीव करेंगे ऑनलाइन बिडिंग के द्वारा या रिवर्स ऑक्शन के द्वारा, और ये सारे कार्य हैं वो जेम पर ही होंगे। फोर्थ पॉइंट है द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेल वर्क आउट देयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन जेम पोर्टल विद इन 30 days ऑफ बजट अप्रूवल। जैसे ही बजट अप्रूवल होता है अपनी आवश्यकताओं की चीजें हैं वो जेम पर उनको देनी पड़ेंगी DGS&D को। और नेक्स्ट पॉइंट है ए डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीस मील परचेजेस टू अवॉइड प्रोक्योरमेंट थ्रू L1 मतलब लोवेस्ट प्राइस बाइंग बिडिंग रिवर्स ऑक्शन ऑन जेम। मतलब छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांटना है कि 30 लाख के आइटम है उनको 50-50, 30 लाख की परचेजिंग है उसको 50-50 हजार में बांट लीजिए जिससे कि कोई आपको आगे की कार्रवाई नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं करना है। और नेक्स्ट है पायलट फेज ऑफ जेम जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। तो क्या पायलट प्रोजेक्ट जेम लागू होने पर गवर्नमेंट ने लागू किया। DGS&D has developed a pilot phase of GEM and products like computers, laptops, tablets, all-in-one computers, UPS, digital copiers, multifunctional machines, packaged drinking water, office stationery products, etc., and service of transport, hiring, and leasing have been made available for procurement। Full-fledged version of GEM, DGS&D will develop and launch the full-fledged GEM in 2017 and 18 जो कि अभी फुल फ्लेज फॉर्म में चल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है जेम पोर्टल https:/gem.gov.in detailed instructions for user organization, registration, supplier registration, listing of products, terms and conditions, online bidding, reverse auction, demand aggregation, etc. are available on this portal। और लास्ट पॉइंट है पेमेंट प्रोसीजर इन जेम। द पेमेंट प्रोसीजर इन जेम इज गवर्न्ड बाई पेमेंट विदाउट एनी डिले फॉर परचेज मेड ऑन जेम। जेम से जो खरीदी कर रहे हैं उनको पेमेंट समय पर करना जरूरी है, ये गवर्नमेंट ने आदेश दिए, पाबंदी रखी है। द कंसाइनी इज रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑनलाइन डिजिटली साइंड कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ गुड्स विद इन 10 days। 10 दिन के अंदर वो रिसिप्ट देनी होगी कि हमें आइटम मिल चुके हैं। देर आफ्टर द पेमेंट आर टू बी रिलीज्ड मैक्सिमम विद इन 10 days। द टाइम लाइन्स आफ्टर कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट CRAC issued online and digitally signed by consignee will be 2 days। वहां 2 दिन का समय है रिसिप्ट जारी करने का। वर्किंग डेज फॉर बायर 1 day, वर्किंग डेज फॉर कंसर्न DDO and 2 days। मतलब द टाइम लाइन आफ्टर कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड ऑनलाइन एंड डिजिटली साइंड बाय कंसाइनी विल बी 2 वर्किंग डेज फॉर बायर। रिसिप्ट 2 दिन के अंदर जारी करनी होगी। 1 वर्किंग डे फॉर कंसर्न DDO जो डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर एंड 2 वर्किंग डेज फॉर कंसर्न PAO फॉर ट्रिगरिंग पेमेंट थ्रू PFMS गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम बैंक फॉर क्रेडिटिंग टू द सप्लायर्स अकाउंट। मतलब सारी कार्रवाई है वो 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। मतलब 10 दिनों के अंदर पूरा पेमेंट है वो हो जाना चाहिए। इसमें हॉलीडे भी शामिल किए गए हैं। वर्किंग डे और हॉलीडे मिला करके टोटल 10 days है। तो 10 दिन के अंदर 10 दिन के भीतर पेमेंट है वो जेम के द्वारा परचेजिंग की गई है उनको हो जाना चाहिए, नहीं तो पेनलाइज्ड किया जाएगा प्रोक्योरिंग एंटिटी को। तो इस तरीके से हमने ये बिडिंग सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया। Dear friends, this video is very much important for your preparation because so many questions are asked in earlier examinations for the principal and vice principal exams।
मैं आपको इससे आगे के प्रोसेस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आगे की वीडियो है वो भी लेकर आने वाला हूँ, इसलिए चैनल पर बने रहिए। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रिंसिपल की एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप एकेडमिक पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो चैनल पर देख करके और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को निश्चित करवा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।